खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर से आपको वेलकम कहते हैं सच सवेरा के इस प्रोग्राम में। मैं हूं सुंदस मुस्तकीम सच सवेरा टीम के हमरा। और जनाब आज के इस मॉर्निंग शो में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा, हमने सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमानुल्लाह चीमा साहब। NARC से इनका ताल्लुक है, स्पेशलाइज्ड हैं रिसर्च में। जनाब बता रहे हैं जानवरों को किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, घर में रखना चाहिए, क्या उनकी बीमारियाँ हो सकती हैं जिनका सदुभाव मुमकिन बनाया जाए, और स्पेशली ईद कुर्बान की आमद के मौके पर आपने घर में किस तरह से जानवरों को रखना है, किस तरह से उनकी देखभाल करनी है। अगर आप भी डॉक्टर साहब से बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, जानना चाहें, 051846666 नंबर डायल कीजिएगा और डॉक्टर साहब से सच सवेरा के तवज्जुह से बात कर सकते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे आज के प्रोग्राम में तैयबा तस्नीम साहिबा। जनाब मेहमान शख्सियात से भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है आज के इस प्रोग्राम में जनाब ब्यूटीज़ ऑफ पाकिस्तान के नाम से हमारा एक सेगमेंट है, जिसमें हम आपको अपने प्यारे पाकिस्तान की खूबसूरत सी जगहों की सैर करवाते हैं और बताते हैं आपको उन लोगों को जिन्होंने नहीं देखा अब तक पाकिस्तान कि वो खूबसूरत जगहें, तो कि कितना प्यारा हमारा पाकिस्तान है। सो अगर आपने आज से पहले नहीं देखी वो जगहें, ताकि आपका दिल चाहे और आप जाके विज़िट करें, स्पेशली पाकिस्तान के बाहर से जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे प्यारे पाकिस्तान के दिलकश नज़ारे देखकर जो हैं वो यहाँ पर आएँ और विज़िट करें। आज हम आपको ज़ोब की सैर करवाने चाह रहे हैं, तो चलिए चलकर देखते हैं कि ज़ोब का इलाका कैसा है और उसकी क्या सकाफ़त है, क्या कल्चर है, कैसे लोग हैं। थोड़ी सी रोशनी डालते हैं इस पैकेज में जो कि सच सवेरा की टीम ने स्पेशली आपके लिए तैयार किया है। देखते हैं ज़ोब के बारे में ये रिपोर्ट। ज़ोब बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब का एक शहर है जो दरियाए ज़ोब के किनारे वाक़ है। ये ज़िला सदर मकाम भी है। सतह समंदर से 1426 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और इसके कारेज़ बहुत मशहूर हैं, जहाँ का पानी सदियों से इस इलाके के काम आ रहा है। इसको ज़ोब का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1976 में दिया था, जिसका मतलब उबलते हुए पानी के हैं, क्योंकि इसकी कारेज़ों में से पानी उबल उबल कर बाहर आता है, सिवाय कहर की सूरत हाल के। इसका पुराना मकामी नाम ओपोज़ई था, जिसे 1889 में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंडिमान का नाम दिया था। यह अफगानिस्तान के बहुत करीब है और पाकिस्तान रेलवे की एक हद भी है। यहाँ पर दरियाए ज़ोब भी वाक़या है। दरियाए ज़ोब की कुल लंबाई 410 किलोमीटर है। दरियाए ज़ोब शुमाली बलूचिस्तान में ज़मीन सैराब करता है। ज़ोब की आबो हवा एतदाल पसंद है। ज़ोब के अहम कबीलों में काकड़, मंदुफेल, शेरानी, बाबर, साफ़ी शामिल हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने ज़ोब में एक एयरपोर्ट कायम किया है, जो ज़ोब शहर को पाकिस्तान के अहम शहरों से मुंसलिक करता है। ज़ोब के एयरपोर्ट को 2011 में नेटो ने इस्तेमाल किया। ज़ोब में ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान पश्तो है। ज़ोब के मशहूर ड्राई फ्रूट में चिलगोज़ा और पिस्ता है और मशहूर खानों में सज्जी और मछली शामिल है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने देखा ज़ोब के हवाले से इतना खूबसूरत पैकेज। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और जनाब इसीलिए हम सच सवेरा की टीम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं, ताकि भी आपके अंदर भी शौक़ पैदा हो पाकिस्तान की उन जगहों पर जाकर देखने का, विज़िट करने का, जहाँ पर आज तक आपको जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो आपकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। एनीवेज़ ही अगर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, हमसे बात करना चाहें, 05184666606 हमारा नंबर है। पाकिस्तान के बाहर से कॉल करें, 0092 को डायल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने डॉक्टर अमानुल्लाह चीमा साहब से बात करनी है, NARC से इनका ताल्लुक है, NARC इस्लामाबाद से आए हैं और मेरे जनाब बात हो रही है इनसे जानवरों की देखभाल के हवाले से, स्पेशली ईद कुर्बान के हवाले से कि आपको घर में किस किस्म के जानवर रखने चाहिए, किस तरह से उनकी हिफाजत करनी चाहिए। बट अमानुल्लाह साहब की जानिब जनाब बात हो रही थी कुछ दूध देने वाले जानवरों की देखभाल के हवाले से, सो इस बात को आगे बढ़ाते हैं प्लीज़। जी, मैं बात कर रहा था कि एक तो है जानवर का नस्ल, वो हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद है कि कौन सा जानवर हमें प्रोडक्शन के लिए इकनॉमिकल है, यानी कि 10 से 12 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाला, वो रखना चाहिए। नंबर 3 पे मैं बात कर रहा था कि हमें जब जानवर बच्चा देता है और बच्चे के बाद दूध हम लेना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट उसका फिर सीज़न आता है ब्रीडिंग का। तो ब्रीडिंग जो है वो प्रॉपर टाइम पे उसकी करानी चाहिए, ताकि हमें प्रॉपर टाइम पे नेक्स्ट जो उसका बच्चा है वो भी मिले और दूध की जो पैदावार का मैक्सिमम पीक पीरियड है वो भी हम हासिल कर सकें।
तो इसमें सवाल से बात करते हैं। लाइन पर कॉलर हमारे साथ जी। मौजूद हैं, देखते हैं वो कौन है, क्या कहना चाहेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अजहर बोल रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से। अजहर, आज़ाद कश्मीर से। जी अजहर, क्या कहना चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत मैं अच्छा। डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि लाइफ का जो है वो हमारे मुल्क का GDP का 51% है और हालिया सैलाब की वजह से बहुत से मवेशी जो हमारे हलाक हो गए हैं और जो कुछ मवेशी बच गए हैं उनकी वैक्सीनेशन कैसे करनी चाहिए, एक। और दूसरा ये कि वो जो से मवेशियों ज़्यादा सैलाब ज़्यादा एरिया है वहाँ से वो कैसे अपने मवेशियों को सैलाब से एक बचाने की तदाबीर होनी चाहिए। और दूसरा इसकी वजह से आगे बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद की वजह से ये जानवरों के रेट काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो उसके लिए हमें एक क्या करना चाहिए कि ये रेट अपने एक मुकर्रर हद तक करें। और दूसरा दूध और गोश्त की बहुत ज़्यादा किल्लत का हमें सामना करना पड़ेगा इन हालात की वजह से। दूध और गोश्त आप की लोग किल्लत कैसे से देखते बचने हैं? के लिए क्या करना चाहिए, आपका सवाल है। बचने के लिए इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। चल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। आपको भी डॉक्टर साहब से पूछ के बताते हैं। जी पहला तो जो आपने कहा है कि सैलाब की वजह से जानवर मूव हुए हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि बारिशों के सीज़न शुरू होने से पहले ही वैक्सीन का सीज़न आता है और गलगोटू जिसे HS कहते हैं और फुट एंड माउथ मुँहखोर, ये दो बीमारियां गाय और भैंस में आती हैं। और तीसरी बीमारी जो गाय में आती है वो है चौड़े मार यानी ब्लैक क्वार्टर। तो इनकी वैक्सीन लाजमी कर देनी चाहिए ताकि जब बरसात का सीज़न आता है तो इन बीमारियों का अटैक होता है। और मुँहखोर जो है ख़ास तौर पे जब बारिशें हो रही हैं उनको जगह को या साफ़ रखें या पक्की जगह पर रखें जानवरों को, ताकि उनको नीचे की गंदगी से भी बचाया जा सके। अब रहा मसला कि कुर्बानी के लिए जो आपने बकरों का कहा है, कीमतें इस वक्त तो जो जिन लोगों ने ये बिज़नेस कर रहे हैं और जो बकरे पाल रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने इसलिए पाले हुए हैं कि उन्होंने अपना रोज़गार पूरे साल का इस पे डिपेंडेंट है। अगर आप अपना लेना चाहते हैं तो वो आप फौरी तौर पे ले लें ताकि उसको अगला 1.5 महीना रह गया उसमें फीड कर सकें और उसको तैयार कर सकें। लेकिन नॉर्मली जो है वो जानवर जो कुर्बानी के लिए तैयार करने होते हैं उनको 3 से 4 महीने पहले ले लेना चाहिए। बकरा चूँकि 1 साल का कुर्बानी के लिए जायज़ है, तो उसको आप उसकी उम्र तो दांतों से ऑब्ज़र्व करेंगे कि धुंधा है कि नहीं है, या उसकी अगर एग्जैक्ट आपको उम्र का पता है कि ये 1 साल का हो गया है तो तब भी धुंधा नहीं भी, तो तब भी वो लग जाता है कुर्बानी पे। अगर भेड़ का छतरा लेना है तो वो 6 महीना या इससे ज़्यादा उम्र का जो है ना उसको लग जाता है। अब जो गोश्त की आप बात कर रहे थे, तो एक एरिया में अगर थोड़ा स्लम्प आया है तो अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में इतना वसअत रखी है कि वो दूसरे इलाके से जानवर, मतलब इस इलाके में ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर या सैलाब कहने से कुछ जानवर मर गए हैं, कुछ कमज़ोर हो गए, लागर हो गए, उस बीमारियों के खदशात बढ़ गए हैं। नहीं, जो लागर हो गए ना उसके लिए तो अब यह है कि उनको तो खुराक प्रॉपर देनी चाहिए। और चारा जो है इस सीज़न में अभी तो मक्की और ज्वार और बाजरा ये वाफर मकदार में चारा अवेलेबल है, तो उनको अच्छी खुराक दें तो वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। वैक्सीन का जो मैंने कहा है वो पहले ही डेफिनेटली करनी, अगर किसी ने नहीं की तो वो ज़रूर करे क्योंकि बीमारी का अटैक होने का चांस होता है। जहाँ तक रहा गोश्त का कमी का, तो वो अगर किसी इलाके में जानवर वक्ती तौर पे कम है तो वो दूसरे इलाकों से मूव होते हैं जानवर, और मोस्टली जो इस एरिया में वो पंजाब से आते हैं। और पंजाब में हर हफ्ते मुख्तलिफ शहर में मंडियाँ लगती हैं और वहाँ से जानवर ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, तो वो कोई नहीं मसला, वो इंशाल्लाह जो भी आपके इस बिज़नेस में लोग इन्वॉल्व हैं वो उधर से जानवर इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन मेन चीज़ जो है वो है कि अपने जानवर जो भी हैं उनकी हिफाजत, तो उसके लिए वैक्सीनेशन, और अगर बीमार हो गया है तो फिर ट्रीटमेंट, और वो आप करीबी जो भी वेटरनरी हॉस्पिटल है उससे रब्ता करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी प्रॉपर टाइम पे शुरू हो जाए। और खुराक का जहाँ तक तल्लक है, एक तो अगर चारा आपके पास इस वक्त वाफर मकदार में है तो उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। इस पे अभी हम बाद में जो है डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह कि सब्ज़ चारे को अगर आपके पास वाफर है तो कैसे प्रिजर्व करना है। वक्ती तौर पे मैं यही कहूँगा कि उसको खुराक की कमी नहीं आनी चाहिए।
जनाब, खुराक की कमी से बचाना चाहिए और खुराक की कमी ना आने देनी चाहिए। इसके अलावा डाइट के हवाले से ना कहा तो सर मुतवाज़न आप खुराकी की चलिए बात करते हैं, बात निकलने की अगर मुतवाज़न खुराक की मतलब जानवरों की पैदावार में, चूँकि आपने कहा सीज़न है पैदावार का, सो इस सीज़न में पैदावार में जो है वो क्या मुतवाज़न खुराक की अहमियत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन देखते हैं लाइन पर कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मुसरत बीबी बात कर रही हूँ गुजरात से। मुसरत बीबी गुजरात से बात कर रही हैं। मुसरत साहिबा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने जानवरों के बारे में पूछना था कि उनकी मौसम तब्दील हो रहा है तो उनकी वैक्सीनेशन के बारे में कि किस मौसम में हमें करानी चाहिए। अच्छा ठीक है, वैक्सीनेशन किस मौसम में ज़्यादा मौजूद रहेगी, ये आपका सवाल है। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको पूछ के बताते हैं डॉक्टर साहब से। जी, वैक्सीन जो है वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बारिशों का सीज़न शुरू होने से पहले गलगोटू की और मुँहखोर की, ये दो वैक्सीन पहले ही करा लेनी चाहिए ताकि, और जो छोटे बच्चे हैं उनको 3 महीने का जो बच्चे हो गए हैं उनको अभी भी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि गलगोटू का ज़्यादा अटैक छोटे बच्चों पे होता है और मुँहखोर जो है वो फिर जब उसकी आउटब्रेक आती है वो सब पे आ जाती है। तो वैक्सीन का ऑलरेडी टाइम जो है वो गुजर चुका है, अगर नहीं कराई तो उसको ज़रूर करवाएं। ठीक है जनाब, तो अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो आप करवा लीजिए, इट्स नेवर टू लेट। और जैसे सर ने कहा कि बारिशों से मौसम के पहले जो है वो कराना सबसे सूटेबल टाइम पीरियड है। सर सवाल आपसे किया गया था, पूछ रहे थे कि उस मुतवाज़न खुराक के हवाले से, क्योंकि पैदावार का सीज़न है तो इस सीज़न में जो है मुतवाज़न खुराक की कितनी अहमियत है? जी, जानवरों की पैदावार में खुराक की अहमियत जो है वो उसकी ब्रीड के बाद सबसे ज़्यादा ये है कि अगर मैं पहले बात कर रहा था कि फ़र्ज़ किया एक जानवर जो है उसका प्रोडक्शन पोटेंशियल जो है वो 15 लीटर या 16 लीटर या 20 लीटर है और उसको हम खुराक पूरी नहीं देते तो वो हो सकता है हमें 12 लीटर दूध दे रहा हो या 12 वाला हमें 8 लीटर दूध दे रहा हो। तो हम उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उसकी खुराक मैक्सिमम हमें उसको देनी चाहिए। अब मैक्सिमम खुराक में क्या था कि एक तो सब्ज़ चारा जो भी सीज़न में अवेलेबल है वो उसको पेट भर के मिलना चाहिए, प्लस जो वंडा है, वंडा अब एक तो है जो फीड मिल से मतलब मुख्तलिफ हमारे बिजनेस मैन जो फीड मिलें हैं वो बना रही हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि किसी को अपने इलाके में वो नहीं अवेलेबल तो फिर जो चोखर है ये आम अवेलेबल है, राइस पॉलिश पंजाब में आम अवेलेबल है, जो चने की सूड़ी है वो आम अवेलेबल है, और अगर हो सके तो शीरा जो शुगर मिल से की राब है वो मिल जाती है। इन चीज़ों को मिक्स करके आप ख़ुद बना सकते हैं। खल जो है बनौला अगर उसको भिगो लें पहले 12 घंटे वो नरम हो जाएगी, प्लस ये चीज़ें भी उसमें मिक्स कर लें तो वंडा मतलब आपका इजीली बन जाएगा, इजीली बन सकता है। बहुत शुक्रिया, आपको इस बात को आगे बढ़ाते हैं। लाइन पर कॉलर देखने के बाद कौन हमारे साथ है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं साइका अटक से बात कर रही हूँ। साइका अटक से बात कर रही हैं जी। साइका क्या पूछना चाहेंगी, क्या जानना चाहेंगी? जी मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि एक तो ईद आ रही है तो मैं बकरा खरीदना चाहती हूँ, मैं अभी से बकरा खरीद लूँ ये बेहतर रहेगा या ईद से हफ्ता एक पहले खरीदूं, और मैं उसकी लुक आफ्टर कैसे करूं? चलिए जनाब, बहुत ही मासूमाना सवालात। और दूसरा मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब से ये है कि हम लोग क्योंकि इधर शहर में रहते हैं ना तो यहाँ पे दूध का बहुत मसला होता है, बहुत कभी कभी पतला मिलता है, कभी पाउडर मिक्स करके दे देते हैं। तो खालिश दूध की क्या पहचान है और क्या हम डब्बे का दूध इस्तेमाल करें वो बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा? वेल साइका, आपके सारे सवालात बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा साइका, मुझे बताओ आपको बचपन से शौक है घर में ईद कुर्बान के मौके पर जानवर रखने का थोड़ी देर से पहले से? हाँ जी, हम हर ईद पे बकरा खरीदते हैं लेकिन वो बाज़ औक़ात कमज़ोर हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कोई बीमारी लग जाती है, हम लोग डॉक्टर सही नहीं कर सकते उनकी। अच्छा, तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि अपने शौक को कैसे ठीक से जो है वो एंजॉय किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया साइका कॉल करने। फरीज़ा भी है एक, इस वजह से भी। ओके जी, थैंक यू सो मच माय डियर। अब आपको पूछ रही सर इतने सारे सवाल उनकी प्यारे प्यारे से मासूम से। सबसे पहले ये बताइए कि क्या हमें अभी से खरीद के रख लेना चाहिए कि एक हफ्ता पहले या थोड़ा दिन पहले खरीदें? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर उसको मुनासिब तरीके से मैनेज कर लें, फीड कर लें तो फिर तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब घर में जो मेन कंसर्न होता है ना वो ये है कि बकरा जो है वो मोस्टली ग्रेजियर जानवर है कि बाहर फसलों में चरता है और उसके ऊपर की कॉम्पल खाता है। घर में जब हम लाते हैं ख़रीद के
तो हम जो भी घास चारा होता है या वो उसको डालते हैं, और वो बांधा हुआ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता या उतना अच्छा नहीं खाता, तो वो जितना अगर कमज़ोर से होता खुला है। छोड़ दिया जाए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा क्रिटिकल है ना, जो ईद पे अक्सर हमने प्रॉब्लम देखा है, वो ये है कि जब लोग लेते हैं और घर में छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे उसको खुशी से मतलब कुछ खिलाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको रोटी खिला दी, उसको चने खिला दिए, दाने खिला दिए, तो उससे जानवर अगले दिन वो कहते हैं जी बीमार हो गया, उसको अफारा हो गया, और दूसरे दिन वो बाज़ जानवर मर भी जाते हैं। तो इस चीज़ की बड़ी एहतियात करनी है कि अगर आपने अभी लेना है तो उसको यकदम उसकी डाइट चेंज नहीं करनी, क्योंकि उसके मैदे में अल्लाह ने ऐसे माइक्रोब्स रखे हुए हैं जो चारे के लिए अलहदा हैं, दाने के लिए अलहदा हैं, बाकी खुराक के लिए अलहदा हैं। तो इस वक्त वो अगर फील्ड में सिर्फ चारा ही खा रहा है और उसके र्यूमन में माइक्रोब जो हैं वो सिर्फ चारे को डाइजेस्ट करने के लिए हैं, और आप उसको दाना पेट भर के खिला देंगे तो वो उसको हजम नहीं कर सकेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसको अफारा होगा और जानवर के मरने का ख़तरा है। तो अगर अब भी लें या बाद में, इस चीज़ का ये चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखें कि ये चीज़ें अगर डालनी भी हैं तो बहुत थोड़ी मकदार में, फ़र्क ये आज आप ले लेती हैं और उसको सिर्फ आधा पाव से ज़्यादा दाना नहीं देना 24 घंटे में। आस्ता आस्ता जब उसका मैदा डेवलप होना शुरू हो, 8-10 दिन बाद माइक्रोब डेवलप हो जाएंगे, फिर बेशक आप पाव भी दे दें वो हज़म कर लेगा। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ख़रीदना ना ख़रीदना ये आपका चॉइस है कि आप अगर उसको प्रॉपरली फीड कर सकती हैं, मेंटेन घर में मैनेज कर सकती हैं, तो डेफिनेटली आप ख़रीदेंगी, अच्छी उसकी खिदमत करेंगी, तो हो सकता है उसकी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो जाए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है। नंबर 2 आपने कहा कि दूध का, जी, कि दूध का डब्बे खालिस का की दूध पहचान पीना क्या है है? या खालिस नहीं, दूध पहले तो है? खालिस दूध की पहचान बताइएगा क्या है? खालिस दूध अब जो है ना जी, गाय का और भैंस का, गाय के दूध में फ़ैट कम होते हैं, वो थोड़ा पतला नज़र आता है। गाय का दूध जो है उसमें तकरीबन 6-7% फ़ैट होता है और वो थिक होता है। तो उसकी पहचान नॉर्मली देसी तरीका तो यही होता है कि भाई अगर उसमें आप उंगली डुबोएं और नीचे देखें कतरा जो है वो वाइट कलर का है तो वो है खालिस। अगर उसमें थोड़ा सा वो ब्लूइश आता है तो वो थोड़ी सी कोई मिक्स है उसमें चीज़। तो मसलन क्या चीज़ मिक्स हो सकती लेकिन है? मतलब पानी अगर किसी ने डाला है, लेकिन आजकल जो डाल रहे हैं वो भी ऐसे ऐसे तरीके कर रहे हैं कि मतलब वो उसकी विस्कास वो जो है थिकनेस वो उतनी ही रहती है। तो बाकी डब्बे का जो है ये डिपेंड करता है कि जी आपका टेस्ट क्या है। मतलब इसमें तो रिकमेंडेशन, क्योंकि बाद लोग जो हैं वो हमने देखा है कि डब्बे का पसंद करते हैं, ये तो अपना पर्सनल चॉइस है मेरे ख्याल में। लेकिन गाय या भैंस का दूध वो डेफिनेटली एक मुतवाज़न उसकी खुराक होती है। मुतवाज़न खुराक के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे कि पैदावार में कितनी अहमियत की हामिल है। तो वो वैसे जो हम मुतवाज़न खुराक के बारे में कर रहे थे कि अब जो वंडा बनाना है उसमें प्रोटीन कम से कम 16% होनी चाहिए। जो खुराक जानवर को मिल रही है उसको डेली प्रोटीन उसकी 16% होनी चाहिए, ताकि जो पैदावार जानवर दे रहा है उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। इसी तरह अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे के लिए भी उसको रिक्वायरमेंट खुराक की जो है तो वो और बढ़ जाती है, ताकि उसको प्रोडक्शन प्लस मेंटेनेंस दोनों के लिए खुराक जो है मिलनी चाहिए। तो थंब रूल ये है कि आप जानवर को पेट भर के खाना दें, चारा, प्लस हर 3 किलो के ऊपर 3 किलो दूध के बदले 1 किलो वंडा, तो वो इंशाल्लाह प्रोडक्शन आप मैक्सिमम लेंगे उससे। 3 किलो चाय के मतलब अगर वो लेट्स से 15 किलो दूध दे रहा है तो उसको 5 किलो जो है वो वंडा, अगर 12 किलो तो 4 किलो वंडा उसकी रिक्वायरमेंट बनेगी। ठीक हो गया। ये नहीं कि भाई मतलब अक्सर होता है कि जैसे जितने कॉलर हैं उन्होंने कहा जी हमने 3, 4, 5 भैंसें रखी हुई हैं, अब वो एक ही जगह पे उन्होंने बांधी होती हैं, एक ही खुरली पे। अब एक भैंस जो है वो है 15 लीटर दूध देने वाली और एक है 8 लीटर दूध देने वाली, वो वंडा ऐसे इकट्ठा डाल देते हैं तो गलत करते हैं। तो उसमें जो 15 लीटर दूध देने वाली है उसको हिस्सा कम मिलता है, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ज़्यादा है तो दूसरी का पोटेंशियल इतना है
ठीक, मतलब जो यानी कि 8 आपके लीटर कहने का वाली- मकसद ये है कि सेपरेट चारा डाला जाए और मतलब देखा जाए किसी मतलब की बंडा जो रिक्वायरमेंट खास तौर पे है ना जी, वो उसके बंडा according होगा। उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से, क्योंकि जो 8 लीटर वाली है उसको आप 5 किलो भी देंगे ना, उसका पोटेंशियल इतना है, लेकिन जो ज़्यादा दूध देने वाली है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो हम लेंगे, बिल्कुल अगर ठीक है नहीं जी। करेंगे तो उसमें प्रोडक्शन कम हो जाएगी। गॉट इट, थैंक यू सर। इस वक्त लाइन पर कॉलर हमारे साथ है, देखते हैं कौन हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं परवीन बात कर रही हूँ। परवीन कहाँ से अलीपुर बात से। कर रही हैं आप? अलीपुर से बात कर रही हूँ। अलीपुर से जी। परवीन क्या कहना चाहेंगी? मैं ये इनसे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये है कि हमारा जो है ना सैलाब आए हैं तो हमारे सारे मवेशी माल मवेशी जो थे वो मर गए हैं। तो अब हम ये गोश्त और दूध की जो किल्लत है इंफरादी सतह पर और इज्तिमाई सतह पर कैसे इसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं, इनको कहें काइंडली इसका कोई जवाब दे दें। इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर जो कमी पेशी होगी इसको कैसे हाँ, पूरा कर ये सकते हैं? दूध और गोश्त की कैसे किल्लत को हम पूरा कर सकेंगे। अच्छा, आपको पूछ के बताते हैं। थैंक यू माय डियर फॉर कॉलिंग इन। और बहुत अफसोस की बात है जनाब कि आपके सारे माल मवेशी जो है जो सैलाब में बह गए हैं, लेकिन अब क्या किया जाए सर? इसका एक तो पहले तो अफसोस ही है कि जो नुकसान हुआ है, मतलब ये पूरा मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फ्लड की वजह से, लेकिन जो जानवर अब मर चुके हैं उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। उसका यही है कि जिन लोगों के जानवर टोटल उनके चले गए हैं, मर गए हैं या बह गए हैं सैलाब में, वो डेफिनेटली उनको अब दूसरे ख़रीदने पड़ेंगे। तो वो अपने गोश्त तो जो है फौरी तौर पे वो डेफिनेटली दूसरी मार्केट से इनको मिलेगा या जो व्यापारी हैं वो उधर से ले आएंगे। इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो अब लेने हैं। तो दूसरी मार्केट से मंडियाँ लगती हैं हर शहर में तकरीबन हर हफ्ते, वहाँ से जानवर ख़रीदने पड़ेंगे और उनको पालना पड़ेगा। या ये है कि गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता कि लेकिन अब गवर्नमेंट सर उनका जो घर में नुकसान हो गया है, मतलब वो तो गोश्त देखिए- दूध की किल्लत कैसे पूरी की नहीं, जाए? वो तो खरीदना ही है। अब इस वक्त जाहिर है। अगर जानवर मर गया रिलेशन फ्री कि आपके हाँ जी, मतलब वो तो हुकूमती definitely इमदाद खरीदना किसी पड़ेगा। तरीके से अल्लाह आपकी अब पता मुश्किल नहीं आसान करे। गवर्नमेंट जो है वो जी। इसमें कोई स्पॉन्सर नहीं कर करती है, सकते, लेकिन support बहरहाल करती अल्लाह है। करे कि वो आपकी जी। जो कमी है किसी न किसी मतलब तरीके ये से तो पूरी हो बहुत जाए। बड़ा लॉस हो गया। वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल ब्रेक का, सबसे पहले के प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपको रिजॉइन करेंगे। स्टे विद अस।